हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो है हम कर रहे थे डीवी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसको कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस थी, जिसमें से एक एग्रीव्ड पर्सन की और दूसरी जो थी वो थी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। ये जो है कर लिया था हमने, एफ ई जी तक हमने कर लिया था वैसे, लेकिन दो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसके बाद हमने कल आपको बताया था कि दो ऐसी ही डेफिनेशंस और हैं जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है इसमें। उसमें से एक थी एस टू का एस शेयर हाउस होल्ड, और एक थी टू का क्यों, सॉरी हाँ टू का क्यों, रेस्पोंडेंट प्रत्यार्थी कौन है। ये दो भी जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस के हिसाब से दोनों ही। क्योंकि मेंस में भी कभी कभी 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि हु इज रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट कौन है अकॉर्डिंग टू द डीवी एक्ट, और उसमें कौन कौन शामिल है। तो आज हम इसी चीज को जानेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 2 के एच तक कर लिया था और हम जो थे 2 के आई पे थे। तो ये जो बीच के हैं 2 के आई जे के एल, ये जो है ये इतने शॉर्ट्स हैं, बिल्कुल आप एक बार पढ़ोगे ना इनको तो आपके भी याद हो जाएंगे। इनमें आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं वैसे। बट अब ये नहीं कह सकते कि आपने, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो अब ऐसे छोड़ नहीं सकते, सबको साथ लेकर के चलना है तो सारी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी ना। तो आते हैं हम 2 के आई पर। ठीक है, हम डेफिनेशन क्लोज करवा रहे थे, सेक्शन नंबर 2 का आई डेफिनेशन। ठीक है, 2 का आई क्या बात करता है, 2 का आई कहता है मजिस्ट्रेट कि मजिस्ट्रेट में कौन कौन इंक्लूड है। ठीक है, मजिस्ट्रेट की बात करता है ये कहता है मींस मजिस्ट्रेट मींस द इंक्लूडिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और as the case may be metropolitan magistrate exercising jurisdiction under the civil procedure code CRPC in the area where the aggrieved person reside temporarily or otherwise, or the respondent reside or the domestic violence is alleged to have been taken place। तो ये कहता है कि जुडिशियल सॉरी जो मजिस्ट्रेट है उसमें कौन कौन इंक्लूड है। वो मजिस्ट्रेट उसमें इंक्लूड है जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर या तो एग्रीव्ड पर्सन या फिर रेस्पोंडेंट दोनों में से कोई भी रहता है, वहां का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, आप तो ये खत्म कर दिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बट आप अभी तक है इसमें तो आप लिख के रखो। ठीक है, याद रखो कौन से, जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर कौन रहता है, जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर या तो एग्रीव्ड पर्सन रहता है वो वाले। ठीक है, एग्रीड पर्सन या फिर रेस्पोंडेंट और रेस्पोंडेंट दोनों में से कोई भी जो है वहां पर रहता है तो उसकी जुरिडिक्शन वाले कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है इसमें इंक्लूड होगा, उसको ही मजिस्ट्रेट माना जाएगा। आया समझ में। उसके बाद आते हैं 2 के जे पर। 2 का जे क्या कहता है, 2 का जे कहता है कि मेडिकल फैसिलिटी, जो बात करता है मेडिकल फैसिलिटी की। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी क्या कहते हैं, ऐसी सुविधा से अभिप्राय है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा अभिसूचित की जाए। कोई भी मतलब ऐसी सुविधा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई है मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई। ठीक है, याद रखना। 2 का के, इनमें इतना ही है, पढ़ाने को कुछ है नहीं। मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है, मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है बताओ। धन्य अनुतोष बोलते हैं इसको हिंदी में। ऐसा प्रतिकर अभिप्राय है जिसके लिए कोई भी मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति को जो है रेस्पोंडेंट से कुछ अमाउंट दिलाता है, कुछ पैसे दिलाता है, या तो उसको हर महीने दिला सकता है या फिर एक ही बार में जो है उसको दिला सकता है मजिस्ट्रेट, कि उसको जो हानियां हुई हैं, जो लॉस हुए हैं, उनकी भरपाई किया जा सके और उसके जीवन को जो है थोड़ा सुधारा जा सके। तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है, एग्रीव्ड पर्सन को, याद रखना एग्रीव्ड पर्सन को, एग्रीव्ड पर्सन को मॉनेटरी रिलीफ दिलाता है, किससे, रेस्पोंडेंट से, ताकि वो जो है, और क्यों दिलाता है, ताकि जो एग्रीव्ड पर्सन है उसका
जीवन को जो उसको हानियां हुई है उनको, उनके लॉसेस जो हुए हैं वो रिकवर हो सके और उसके जीवन को सुधारा जा सके, ठीक है, लॉस को रिकवर किया जा सके और उसके लाइफ को जो है स्टेबल किया जा सके एक तरीके से, या लाइफ को, जीवन को सुधारा जा सके, ठीक है, सुधारने के लिए। तो मजिस्ट्रेट जो है कोई भी मॉनेटरी रिलीफ का एग्रीड पर्सन के हक में जो है उसको बोल सकता है कि आपने जो है इसको टॉर्चर किया है, घरेलू हिंसा की है, तो आप इसको कंपनसेशन के तौर पर जो है इतना अमाउंट दीजिए, जब तक, वो होता है मॉनेटरी रिलीफ। आया समझ में? अब आते हैं इसके बाद 2K एल पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मींस क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उसी को नोटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। 2K M प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ये भी ऐसा ही आप पढ़ लेना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2N हु इज प्रोटेक्शन ऑफिसर, और प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, तो संरक्षण अधिकारी जो दिया गया है वो सेक्शन 8 के सब क्लोज 1 में के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, पहली बात जो सेक्शन 8 के सब क्लोज 1 में दिया गया है वो, और इसको राज्य सरकार के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। कितने में है, 2K N में प्रोटेक्शन ऑफिसर। साथ साथ इसको आप याद भी करते चला करें, ठीक है, बाद में याद नहीं होंगी, अभी आपने डेफिनेशन याद कर ली तो इजीली हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, जो सेक्शन 8 के सब क्लोज 1 में, सेक्शन 8 के सब क्लोज 1 में स्टेट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करती है वो जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रहेगा, याद रखना कि प्रोटेक्शन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। उसके बाद आते हैं रेजिडेंस ऑर्डर। तो जो एग्रीड रेजिडेंस ऑर्डर क्यों इसमें शामिल किया गया, देखिए, तो रेजिडेंस जो ऑर्डर होता है वो होता है निवास आदेश। निवास आदेश मतलब कि यदि किसी एग्रीड महिला के साथ में जो है, एग्रीड पर्सन के साथ में कोई जो है घरेलू हिंसा होती है और उसको यदि रेस्पोंडेंट घर से बाहर निकाल देता है, उसके पास कोई स्थान नहीं है, तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो रेजिडेंशियल ऑर्डर भी पास कर सकता है कि आप जो है इसको, या तो आप अलग से जो है इसको कोई रूम लेकर के दीजिए, रेंट पर दीजिए, कैसे भी दीजिए, या फिर आप जो है इसको अपने ही घर में किसी हिस्से में रखें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल ऑर्डर, जिससे कि वो उसको घर से बाहर ना निकाल सके उस महिला को। आया समझ में? उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है मजिस्ट्रेट कि आप इसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, या फिर उसको स्पेशल ऑर्डर दे देता है कि आप जो है इनके लिए कोई घर की व्यवस्था करें, या फिर यदि आपसे व्यवस्था नहीं होती तो आप अपने ही घर में इसको रखें। उसके बाद आता है 2 का क्यों रेस्पोंडेंट, जो कि अपने आप में अब इंपॉर्टेंट, एक मिनट, 2 का क्यों कहाँ है, छोड़ दिया क्या मैंने, प्रिस्क्राइब्ड 2 का N करवा दिया, ओ प्रोटेक्शन ऑर्डर, हाँ 2 का O इसमें है, सॉरी प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑर्डर कब दिया जाता है, देखिए कोई एग्रीड महिला है और यदि उसको पता है कि यदि मैं कोर्ट में जाऊंगी तो जो है मेरे साथ और मारपीट हो सकती है, ठीक है, यदि मैं इसके घर पे रही तब भी मेरे साथ मारपीट हो सकती है, ये नहीं करेगा तो किसी से हो सकता है मेरे को पिटवा दे। तो इस कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो होता है वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता है कि आप उसको कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है कि ये कंडीशंस हो सकती है कि जो रेस्पोंडेंट होंगे जितने भी या उनके फैमिली मेंबर्स होंगे वो उनके घर में नहीं जाएंगे या फिर उससे मिलेंगे नहीं, इतनी दूरी बना करके रखेंगे, किसी भी तरीके से उससे संपर्क नहीं करेंगे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है। और मजिस्ट्रेट को यदि फिर भी लगता है कि नहीं इसकी कुछ जो है इसको जो है इसके साथ मारपीट हो सकती है, तो वो उसके लिए जो है पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और उनको पहली बात पुलिस प्रोटेक्शन तो दे सकते हैं, ये मजिस्ट्रेट की पावर है, लेकिन जो ऑर्डर इशू करता है उसमें वो रेस्पोंडेंट को बार्ड करता है कि आप जो है रेस्पोंडेंट को कि आप इससे मिलोगे नहीं, संपर्क नहीं करोगे किसी भी तरीके से, ना ही आपका कोई फैमिली मेंबर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन का ऑर्डर दे सकता है। प्रोटेक्शन को जब हम सेक्शन 19 में पढ़ेंगे, 19 या 20 है तब उसमें और अच्छे से जानेंगे, ठीक है, 18 है सॉरी। उसके बाद रेजिडेंशियल ऑर्डर हमने आपको पढ़वा ही दिया, सेक्शन नंबर ओ का पी, जिसमें रेजिडेंशियल ऑर्डर था कि निवास में रहने का आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है कि या तो आप उसके लिए घर लेकर के दीजिए
या फिर अपने ही घर में कोई स्थान दीजिए, ठीक है? आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते जिसमें से। अब आते हैं टू के क्यों पर। टू का क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि रेस्पोंडेंट में कौन कौन इंक्लूड है, और दूसरा कि क्या कोई महिला के खिलाफ भी डीवी एक्ट लगाया जा सकता है, या किसी महिला के खिलाफ भी डीवी एक्ट लग सकता है। बताओ, क्या एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ जो है घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती है। टू का क्यों, ठीक है, रेस्पोंडेंट। प्रत्यार्थी, कल जो जो पढ़ के आया था वो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कोई महिला जो है किसी महिला के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है डीवी एक्ट की, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखो, अब जो है इसमें क्या कहा है कि कोई भी वयस्क पुरुष, ऐसा कोई वयस्क पुरुष अभिप्राय है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा हो। अब यहां पर ये बात करता है कि कोई भी पुरुष, जब यहां पर इसने लिख दिया कोई भी पुरुष, ठीक है, तो अब आप बताओ कि क्या ये जो है डीवी एक्ट किसी महिला के खिलाफ लग सकता है। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, आप बताओ मेरे को। जबकि बेरक साफ साफ कहता है कि कोई भी पुरुष जो कि उस महिला के साथ नातेदारी में रहा हो या रह रहा हो, ठीक है, कोई भी पुरुष जो कहें व्यथित व्यक्ति की, व्यथित मतलब एग्रीड पर्सन, ठीक है, व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में रहा हो या रह रहा हो, ठीक है। और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा हो, जिसके और जिस व्यक्ति के विरुद्ध जो है एग्रीव्ड पर्सन ने, जो एग्रीव्ड पर्सन था, जो व्यथित व्यक्ति है वो महिला है, उसने जो है रेस्पोंडेंट या प्रत्यार्थी के खिलाफ जो है कोई रिलीफ मांगा हो, जिसके खिलाफ उसने रिलीफ मांगा हो। आया समझ में? व्यथित व्यक्ति ने जिसके खिलाफ, व्यथित व्यक्ति ने जिसके खिलाफ रिलीफ मांगा हो, अनुतोष मांगा हो, अनुतोष ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो कौन है रेस्पोंडेंट? ऐसा कोई भी पुरुष जो कि उस एग्रीव्ड जो व्यक्ति है, एग्रीव्ड पर्सन है, उसकी घरेलू नातेदारी में रहा हो या रह रहा हो, ठीक है, या फिर कोई वो व्यक्ति जिसके खिलाफ महिला ने जो है रिलीफ मांगा हो, वो होगा रेस्पोंडेंट। इट मींस प्रत्यार्थी उसे कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रोविजो है परंतु करके। परंतु यह है कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदार में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदारी के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत दाखिल कर सकती है। अब इसका प्रोविजो क्या कहता है? परंतु ये कहता है, देखिए इसमें दो चीजें कहता है। पहला कहता है कि कोई विवाहित, कोई व्यथित पत्नी, ठीक है, पहला ये बात करता है कि कोई पत्नी, और दूसरा ये क्या कहता है, दूसरा देखो ये क्या कहता है, विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में, विवाह की प्रकृति की नातेदारी इट मींस लिविंग इन रिलेशनशिप की ये बात करता है, ठीक है। विवाह की प्रकृति वही होती है, लिविंग इन रिलेशनशिप। ये उसकी बात करता है, लिविंग इन रिलेशनशिप की घरेलू नातेदारी में या तो रह रहा है या रह रहा हो, कि घरेलू नातेदारी में, घरेलू नातेदारी मैंने समझाया था डोमेस्टिक रिलेशनशिप, रह रहा है या रहा हो, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत दाखिल कर सकती है। तो ये क्या कहती है, रह रहा, सॉरी, महिला की बात करता है, किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला, लिविंग रिलेशनशिप की घरेलू नातेदारी में रहने में रह रही हो या रह रही,
रह रही है या रह रही हो, ठीक है, कोई महिला रह रही है या रह रही हो, या तो मतलब वो अब भी रह रही है या फिर पहले रह चुकी थी उसकी घरेलू नातेदारी में, तो वो जो है, जो वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड के खिलाफ, पति, और जो लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो उसके पति या फिर उसके भागीदार, नातेदारी, ठीक है, पुरुष भागीदार, पुरुष भागीदार मतलब कि जो उसमें भागीदार थे कोई भी पुरुष के किसी नातेदार या उनके नातेदार के भी खिलाफ जो है ये लग सकती, नातेदार के विरुद्ध शिकायत दाखिल की हो। शिकायत एक बार दोबारा से समझो। अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि हु इज रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट पहली बात है कौन? रेस्पोंडेंट वो है कि कोई भी पुरुष जो किसी व्यथित महिला, जो एग्रीड पर्सन है, उसके साथ में घरेलू नातेदारी में तो रहा हो या रह रहा हो, ठीक है, वो एक तो वो होगा एग्रीड, वो रेस्पोंडेंट एक तो वो होगा जो उसके साथ नातेदारी में रह रहा है। दूसरा कौन होगा? दूसरा वो होगा जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने रिलीफ मांगा है एग्रीड पर्सन ने, दूसरा वो होगा। अब प्रोविजन में ये कहता है कि जो ये रेस्पोंडेंट है ये कौन कौन हो सकते हैं। रेस्पोंडेंट में कहता है कि किसी भी पत्नी का पति, ठीक है, या उसके कोई नातेदार, ये जो है, या फिर उसका पुरुष का कोई भी भागीदार। अब भागीदार में उसके दोस्त भी आ सकते हैं, ठीक है, भागीदार में उसके दोस्त भी आ सकते हैं, और नातेदार में उसके रिलेटिव आ सकते हैं, चाचा ताऊ मामा मामी जो भी है, जो उनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं, तो इसमें वो आ सकते हैं। अब मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि अभी तक इसमें ये नहीं आया कि एक महिला किसी दूसरी महिला के खिलाफ भी जो है क्या कर सकती है, डीवी एक्ट का मुकदमा लगा सकती है, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है संध्या मनोज वानखड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखड़े, याद रखना क्या है, मिटा देता हूं मैं इसको, आप लोग उतार लेना, ठीक है। कौन सा है केस? पहला संध्या मनोज वानखड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखड़े। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो भी इस वयस्क पुरुष जो शब्द इसमें डिफाइन किया गया है 2 के क्यू में, पुरुष साथी के नातेदार, उसमें रिश्तेदार भी इंक्लूड है। इसमें सिर्फ वो हस्बैंड ही इंक्लूड नहीं है, बल्कि उसके रिलेटिव भी, जो पुरुष वर्ड यूज किया गया है उसमें उसके रिलेटिव भी जो है इंक्लूड है, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, और कहा था कि किसी महिला के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज किया जा सकता है। मतलब कि यदि इस पुरुष की कोई सिस्टर है या मदर है, यदि वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, या फिर कोई अदर वोमेन है जो कि परिवार का ही हिस्सा है, और वो भी उसके साथ में जो है कोई घरेलू हिंसा करती है, उसमें भागीदारी बनती है, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। तो आप डेफिनेशन पढ़ के सिर्फ ये मत समझिएगा कि इसमें जो है ये सिर्फ किसी पुरुष के खिलाफ ही हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, जबकि ये जो है डीवी एक्ट किसी महिला के खिलाफ भी इसमें मामला दर्ज हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई जो है, कोई किसी लड़की की शादी होकर जो है वो अपने ससुराल में जाती है, और वहां पर जो है उसकी सास और उसकी ननद जो है उसके साथ में क्या करती हैं, उसके साथ में मारपीट करती हैं, जबकि उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहता, ना उसको रोकता है, ठीक है, कि वो क्यों मार रहे हैं क्यों नहीं मार रहे हैं। हस्बैंड जो है सब कुछ जानते हुए उनको कुछ नहीं कहता, तो क्या इस मामले में डीवी एक्ट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर यदि इसको ऐसा करके छोड़ देते कि ये जो है सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही या किसी पुरुष के ऊपर ही लगेगा, तो पुरुष जो है डायरेक्ट किसी महिला को मारता ही नहीं, वो या तो जो है अपनी माँ से पिटवाता या फिर किसी और तरीके से जो है उसके साथ में हिंसा करता, तो उसको तो इस तरीके से कवर किया ही नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक और केस था हीरालाल पन्ना पन्ना हरसारा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसारा, इस 2016 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो वयस्क पुरुष वर्ड इसमें यूज किया गया है ना, ये जो वर्ड इसमें यूज किया गया है,
ये वर्ड जो है इस एक्ट के प्रावधानों को जो है निल एंड वॉइड कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो वर्ड है पुरुष शब्द इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है, ये इस प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था इस केस में। ठीक है, इस वर्ड को सिर्फ याद रखना। हीरा लाल पन्ना क्या था? हीरा लाल हीरा लाल हरसारा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसारा। ठीक है, कुसुम नरोत्तम दास हरसारा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो वयस्क शब्द इसमें यूज किया गया है, वयस्क पुरुष सदस्य जो है इसमें यूज किया गया है, ये जो है इस एक्ट के प्रावधानों को उद्देश्य को जो है विफल कर रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थान की जगह पर इस कोई वयस्क पुरुष के स्थान पर क्या कर दिया? कोई भी व्यक्ति कर दिया। ठीक है, कोई व्यक्ति इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसमें व्यक्ति शब्द को इंक्लूड किया, पुरुष शब्द को हटाते हुए व्यक्ति शब्द को माना जा रहा है तब से। और व्यक्ति में जो है पुरुष और महिला दोनों ही इसमें इंक्लूड है, तो दोनों के खिलाफ जो है इसमें मामला दर्ज हो सकता है। आया समझ में? तो ये बात करता है टू का क्यों। अब आते हैं उसके बाद में टू के आर पर। सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता कौन है? सेक्शन 10 के 1 में जो दिया गया है वही सेवा प्रदाता है। ठीक है, केसेस को याद रखना, दो है, संध्या मनोज वानखड़े, ये केस इंपॉर्टेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इसमें जो है पुरुष के जो नातेदार हैं, पुरुष नातेदार हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, चाहे वो वोमेन हो या वो सिर्फ मैन हो। ठीक है, कोई भी हो, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, पूछो मत। क्या आ रहा है वो सुपर एल्विनो भाई साहब, बहुत बुरी हालत कर दी है। इसके बाद आता है सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, टू का आर। सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 में जो दिया गया है, 10 के साथ क्लोज 1 में, वही सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इतना कहता है बस ये। उसके बाद टू का एस कहता है शेयर हाउस होल्डर, शेयर हाउस होल्ड। ठीक है, साझी गृहस्थी क्या है? टू का एस, साझी गृहस्थी क्या है? साझी गृहस्थी में ये कहता है कि ऐसी गृहस्थी अभिप्राय है जिसमें कोई व्यथित व्यक्ति और रेस्पोंडेंट जो है घरेलू नातेदारी में एक साथ जिस घर में रह रहे हो, या फिर कोई एचयूएफ का कोई भी कुटुंब है उसमें यदि कोई एग्रीड महिला रह रही है घरेलू नातेदारी में, या फिर वो किराए के मकान में जो है अकेले या फिर रेस्पोंडेंट के साथ रह रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं साझी गृहस्थी में रहना। आया समझ में? इतने ही इस तरीके से याद रखो, बस इतना ही पर्याप्त है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है टू का टी। टू का टी जो बात करता है शेल्टर होम की। ठीक है, शेल्टर होम मतलब क्या है? शेल्टर होम को स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा अभिप्राय है जिसके अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा एक आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है कि ये जो है आश्रय गृह होगा। ठीक है, यहां पर आपका डेफिनेशन क्लोज जो है वो पूरा समाप्त होता है आज। तो आज जो है हमने इसका डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट कर लिया है। कल इसके बाद में जो है सेक्शन नंबर 3 जितने भी होगा, चैप्टर नंबर तकरीबन तकरीबन 5-6 सेक्शन तो कर ही लेंगे कल। ठीक है, ये ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, तकरीबन 7 वीडियो बनेंगी मैक्सिमम, बस उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा, उसी में कवर करूंगा इसको। और जो रिलेवेंट है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, इररिलेवेंट चीजों को नहीं पढ़ेंगे। ये भी है कि इररिलेवेंट चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट है नहीं करना है हमें। ठीक है, अब एक बार जो है आप इसको अभी यहीं पर जो है पूरे जो सेक्शन 2 जो है इसके डेफिनेशन क्लॉज है, इनको यहीं याद कीजिए। 2 मिनट का आपको समय। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसको यहाँ रिवाइज कर देते हैं, तब तक इसको एक बार मैं भी देख लेता हूँ।
देखते हैं, देखो 2A में क्या है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर याद करते हैं, ठीक है। 2A में क्या है, एग्रीव्ड पर्सन, ऐसा ही है ना। 2 के बी में क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड। 2 के सी में क्या है, कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर। 2 के डी में क्या है, कस्टडी ऑर्डर। 2 का डी। 2 का ई में क्या है, सी के बाद क्या आता है, डी, और डी में क्या था, DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यही था ना, DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। 2 के एफ में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, DV। 2 के जी में क्या है, सॉरी 2 के एफ में तो वो है ना, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, हो जाती है मिस्टेक। 2 के जी में DV है, ठीक है। 2 के एच में क्या था, एच में था दहेज, और आई में था मजिस्ट्रेट, डॉरी। 2 के आई में था मजिस्ट्रेट, यही थे ना। ये याद करने की ट्रिक है, जब भी आप कभी करके जाओ, 2I J एंड के का तो मेरे को याद है, के में था मॉनेटरी रिलीफ, ठीक है। जे में मैं भी भूल गया, नोटिफिकेशन तो नहीं था जे में, देखो मेडिकल फैसिलिटी थी, नोटिफिकेशन तो नीचे था, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी आप लोगों को ये याद होना चाहिए, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। 2 के एल में क्या था, नोटिफिकेशन। 2 का एम, 2N, 2O, ये तो मेरे को भी याद नहीं रह रहे, चलो मैं तो याद कर लूंगा इनको। मेरे याद रखने या ना रखने से कोई वो नहीं है, बट आपको ये जो है याद होनी चाहिए। 2M में प्रिस्क्राइब था, बट टेंशन ना लो, जब कल मैं आऊंगा इसी चार्ट को लिखवाऊंगा दोबारा से, और इसी चार्ट को मैं बिना देखे एक ही बार में आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा। आप लोगों को कभी ये लग रहा हो कि भैया के खुद के तो जो है याद इसको है नहीं, ठीक है। एन में था प्रोटेक्शन ऑफिसर, और ओ में क्या था, ओ में था प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो आप इस तरीके से जो है इनको याद रखना है। 2 के क्यू में, ओ 2 के पी में रेजिडेंस का ऑर्डर था, 2 के क्यू में रेस्पोंडेंट था, 2 के आर, 2 एस, एस में तो शेयर हाउस होल्ड था, ये तो मेरे को याद है, हाउस होल्ड। और टी में क्या था, टी में शेल्टर होम था। आर बच गया बस एक, आर में क्या था, सर्विस प्रोवाइडर। देख लेना आप, मैंने तो बस ये वैसे ही लिखवा दिए हैं आपके ताकि याद रहे, ठीक है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अब जो है बाकी इसको कल नेक्स्ट वीडियो में जो है अधिकतर जो है इंपॉर्टेंट जितना भी था, अब डेफिनेशन क्लोज तो खत्म हो गए कि आपने मेन मेन वर्ड्स के जो मीनिंग्स थे आपने उनको तो जान लिया कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। और किसी भी बेरक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी वर्ड्स उसमें दिए गए होते हैं वो स्टार्टिंग में ही होते हैं डेफिनेशन क्लोज, या तो 2 में मिलेंगे या 3 में मिलेंगे। आप उस डेफिनेशन क्लोज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, जो उस बेरक में बार बार यूज किए जाते हैं और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे कि उस बेरक को इंटरप्रेट किया जाता है, आप उनके मीनिंग को जान लें, आप जो है आधा बेरक तो आप वैसे ही समझ जाओगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।